उसमें आइए हम सवालों को आपको दिखा रहे हैं, और इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कौन सा तरीका सबसे शानदार रहेगा आप जो जानते हैं, है ना। त्रिकोणमिति आप पढ़े होंगे, उसी तरीका को हम फॉलो करेंगे। जैसे बोला एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार जो है, जैसे मीनार ये है, मान के चलिए इसका शीर्ष का कोण बोला है उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर है। यानी इस मीनार के शीर्ष से 10 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है और बन रहा है 60 डिग्री का, और इसका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ से शीर्ष से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो इस मीनार की ऊंचाई पूछा है, इसमें ये वाला मीनार है, ठीक है ना, ये वाला बहुत बार ये सवाल पूछ लिया गया है और पूछता भी हमेशा ही। तो इसे बनाने के लिए आप समझिए यही माध्यम अप्लाई करना होगा। क्या मान दिया है, दिया क्या चीज का है, तो आप भी जानते हैं दिया हुआ मान ये मेरा आधार है, आधार दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, ऊंचाई, तो ऊंचाई कौन सा है, ये तो ऊंचाई हो नहीं सकता, ऊंचाई ये रहा। तो ऊंचाई यानी कि ये लंब पूछा है, किस फॉर्मूला में लंब और आधार होता है वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो आप भी जानते हैं कि tan tan में होता है, tan में ही तो पी बाई बी होता है। यानी कि tan हम लिखेंगे कितना डिग्री है, थीटा की जगह पर हमें लिखना पड़ेगा डिग्री को, यानी कि 60 डिग्री। इस तरह से हम इसको लिख के बनाएंगे tan 60 डिग्री यानी कि लंब, और ये हो गया आधार। tan 60 का जो वैल्यू है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। पी का मान देखिए, पी का मान पूछा ही है, तो पी हो गया। बी का मान देखिए, बी इसे हमने बोला कि ये वाला बी है, और इसी का मान दिया है 10, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10। 10 में इतना से गुना करा देना होगा, तो जो P का वैल्यू है, जो P का वैल्यू है आ जाएगा 10√3, 10√3। यही मेरा मीटर होगा। P यानी कि लंब यानी ऊंचाई। हमसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, यानी P का मान पूछा है, तो 10√3 मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन ये वाला हो जाएगा 10√3 मीटर। इस प्रकार से कई सवाल आपको पूछ लिए गए होंगे और पूछा भी जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल ऐसा ही दिया है, एक पतंग जो है पृथ्वी से 30 मीटर की हाइट पर है। आप भी समझते हैं पतंग कभी भी उड़ेगा तो अपना हाइट लेवे करेगा। तो पतंग की जो दिशाएं होती हैं हवा की विपरीत दिशा में होता है। हवा जिधर से आती है, ठीक है ना, जिधर से आती है उसका उल्टा ही होता है, आती है इसका मतलब है उसी दिशा में जिधर से आती है। तो मान लीजिए पतंग है, तो बोल रहा है कि जमीन से इसका जो हाइट है, जमीन से इसका जो हाइट है अगर नापेंगे, तो बोल रहा है कि 30 मीटर की हाइट पे है, 30 मीटर की हाइट पर है। और इसकी डोर जो है, इसकी डोर बता रहा है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि ये डोर है, ये धागा है, इस धागा से पकड़ा गया है 60 डिग्री पर, यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो पूछ लिया गया है कि डोर की लंबाई, डोर की लंबाई क्या होगा। तो डोर हमसे पूछा है, तो धागा कितना मीटर का है ये पूछा है। देखिए धागा ये वाला होगा बच्चों कि ये वाला होगा, तो धागा तो यही ना होगा, ये तो जमीन का परत है, तो धागा कभी भी ये वाला होगा। इसका मतलब यह है कि ये जो धागा है, ये जो धागा है इसी का मान हमसे पूछ लिया है। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं P, इसे बोलते हैं B, और इसे बोलते हैं H। फिर से समझिए, क्या मान दिया है, क्या मान पूछा है, दो ही बातों पर निर्भर करता है। दिया हुआ मान क्या है P का, पूछा हुआ मान क्या है H का। किस फॉर्मूला में P और H आता है, तो P और H किस फॉर्मूला में आता है इसको आपको देखने के लिए मिलेगा। P और H का मान आता है साइन में और कौशिक में। तो साइन हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, थीटा, थीटा ये वाला है तो 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है अपना कर सकते हैं। साइन 60 डिग्री हमने लिख दिया, तो साइन 60 डिग्री का मतलब यानी कि P
बटा एच लिखना होगा। पी बटा एच हो गया। साइन 60 डिग्री का जो मान है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? तो रूट थ्री बटा टू आता है, बराबर पी का मान देखिए, पी का मान दिया हुआ है, पी का मान दिया है 30 और एच का मान नहीं मालूम है, तो एच मालूम चल गया हमें कि नहीं लिखना है। अब यहाँ तिरछा तिरछी जब गुना कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना कराएंगे, तो एच इससे गुना करेगा तो 3 जो होगा रूट में होगा, रूट 3h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। ये रूट 3 इधर आएगा, डिवाइड करेगा तो जो एच का मान आएगा, जो एच का मान आएगा यानी कि मेरा क्या आया? 60/√3, है ना? तो 60/√3 ये बट्टा में यहाँ पे आंसर करना ठीक नहीं होगा। अगर यहाँ पे कर लेंगे तो देखिएगा मैच नहीं करेगा आंसर, मैच किया ही नहीं। 60/√3 कहीं है ये नहीं है, इसका मतलब इसके साथ कुछ खेल करना होगा। 60/√3 जो लिखा है, इस √3 का हम जो अगर भर में आएगा तो इसका परिमेकरण कराइएगा, तो बिना परिमेकरण किए आंसर मैच ही नहीं करेगा। तो परिमेकरण कर लिए यानी कि जो रूट में जो पोजीशन दे रखा है उसी को आपको पुनः दोबारा लिखना होगा अंश और हर में। ठीक, अंश और हर में मैंने लिखा, यानी √3 है तो √3 ऊपर √3 नीचे, अगर ये 2 रहता तो √2 ऊपर √2 नीचे लिखते। अब इसमें इसमें गुना कराएंगे हम तो 60√3 आएगा और बट्टा में आएगा 3 में 3 से गुना करेंगे तो इसका रूट से 3 बाहर होगा और 3 से जब काट लेंगे तो ये 20 है। अब आंसर मैच कराएंगे तो आ जाएगा 20√3। अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं होगा, तो यहाँ पे आ रहा है 20√3, ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा। अगला सवाल बोला है 0,0 मूल बिंदु से P इतना और इतना, तो OP का मान पूछा हुआ है। मूल बिंदु से यानी O जो है, मूल बिंदु अपना बता रहा है 0,0 और P जो बिंदु है x, y से दूरी पर है, तो OP का मान पूछा है। जैसे यहां से यहां तक कोई बिंदु है, इस बिंदु को बोला है O, इस बिंदु को बोला है P, तो O बिंदु का मान दिया है 0,0 और P बिंदु का मान दिया है x, y। अब इन दोनों बिंदु का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो दूरियां हैं, इस दूरी का मान पूछा है कि आखिरकार ये कितनी दूरी पर है। ये दोनों जो बिंदु है, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु कितनी दूरी पर ये मान पूछा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हर किसी को मालूम होना चाहिए। जब दूरी का मान हम निकालते हैं तो d बराबर लिखते हैं √ x2 में से x1 को हम माइनस कर लेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, प्लस y2 में से y1 का मान हम घटा लेंगे। जब हम इसको करेंगे ऐसा तो आपको मालूम होना चाहिए अब x1 किसे कहेंगे और x2 किसे कहेंगे, x1 किसे कहेंगे, x2 किसे कहेंगे। तो यह जो पोजीशन बताता है हर में जितना भी बिंदु होगा सब में xy होगा, इसमें भी xy है, यानी पहले वालों को x बोलते हैं दूसरा को y, फिर पहले वालों को x दूसरा को y। तो जो पहला है यह पहला x1 है, ये x1 बोलेंगे, यह भी है तो ये x2 बोलेंगे। तो x2 का जो वैल्यू दिया है x दिया है, घटाओ x1 का जो वैल्यू दिया है 0 दे रखा था, 0 का हम कर लिए। फिर इसी प्रकार से y2 का जो वैल्यू दिया है यह है y1, ये वो इसे बोलेंगे y1, इसे बोलेंगे y2। तो y2 का मान दिया है y, घटाओ y1 का मान दिया है 0, इसका स्क्वायर कर लिए। अब x में से 0 घटाएंगे x होगा, जब x जब होगा तो इसको हम करेंगे तो x स्क्वायर होगा, प्लस y में से 0 घटेगा तो y ही होगा और y का स्क्वायर करेंगे तो यही होगा। ये कभी भी रूट से बाहर नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह इसे बाहर नहीं निकलने देगा। अगर यहाँ पे गुना रहता तो x बाहर आ जाता और y बाहर आ जाता, यानी अर्थात xy आंसर होता, लेकिन ये बाहर निकलने का कोई चांसेस नहीं है, इसलिए यहाँ प्लस के लिए, प्लस के कारण ये अपना स्क्वायर कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो यही मेरा आंसर होगा। अब ऑप्शन मिलाते हैं कहाँ पे दिया है, ये वाला तो ऑप्शन कभी भी नहीं हुआ क्योंकि बच्चों माइनस में दे रखा है, तो ये ऑप्शन मेरा नहीं रहा। यहाँ ऑप्शन 100% मैच कर रहा है, तो इस ऑप्शन को हम सही मान लेंगे।
अगला सवाल बोला है y अक्ष बिंदु, y अक्ष से बिंदु जो है ये 12-14 दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछे y अक्ष, y अक्ष से कितना दूरी पर है, तो x वाला ही आंसर होगा। यानी y अक्ष से पूछा है तो जो x का मान होगा वही आंसर होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि x पहले होता है, y बाद में होता है। तो इसमें देखिए कौन x है कौन y है। तो हम जान गए 12 क्या है, x है, और 14 क्या है, y है। हमने बोला y अक्ष से पूछ रहा है कितनी दूरी पर है, तो y अक्ष से पूछ रहा है तो x वाला आंसर होगा। तो x का मान क्या दे रखा है, 12। तो ये 12 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इस ऑप्शन को सही कर जाएंगे। वही सवाल पूछ देता x अक्ष से, x अक्ष से पूछता तो हम y वाला पोजीशन बता देते 14, तो 14 हो जाता है आंसर। इस तरह से हम सवालों को ठीक ढंग से कर सकते हैं। अगला सवाल इसमें चतुर्थांश का दे रखा है। चतुर्थांश के बारे में आपको मालूम भी होना चाहिए। कभी भी कोई चतुर्थांश के बारे में जो पहला जो होता है हर पोजीशन प्लस प्लस, ये पहला चतुर्थांश में आता है। दूसरा बताता है माइनस और प्लस अगर रहेगा तो ये दूसरे चतुर्थांश को बताता है। तीसरा बताता है माइनस माइनस को, तो ये तीसरा पोजीशन में आएगा। चौथा बताता है प्लस और माइनस को बताता है, ठीक है ना, ये चौथा चतुर्थांश में आएगा। अब हमें ये देखना है कि प्लस प्लस अगर आ गया, प्लस प्लस अंक के सामने है, प्लस प्लस आएगा अंकों के सामने, तो हम कहेंगे पहला। हमसे सवाल पूछा है दूसरा में कौन होगा, दूसरा यानी कि कौन होना चाहिए, माइनस और प्लस आना चाहिए, माइनस और प्लस। चलिए ऑप्शन उठाते हैं, क्या इसमें माइनस प्लस आ रहा है, ये प्लस है, 3 के आगे प्लस का चिन्ह है, 2 के आगे भी प्लस का चिन्ह, तो ये ऑप्शन नहीं रहा। हमारा चाहिए माइनस प्लस, ये तो ऑप्शन नहीं रहा, ये ऑप्शन हो गया गलत। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे दिया है माइनस, यहाँ पे दिया है कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस मैच कर गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मेरे लिए सही है। अगला बोला है बिंदु जो दिया है, बिंदु जो दिया है इतना और इतना का मध्य बिंदु पूछा है। तो मध्य बिंदु जब भी पूछा जाए, जब भी मध्य बिंदु पूछा जाए आपसे, तो आप क्या करिए, x1 और x2 को जोड़िए, x1 और x2 को जोड़िए और 2 से भाग लगा दीजिए। यानी मध्य बिंदु पूछेगा तो हम क्या करेंगे, x1 और x2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से y1 का पोजीशन और y2 का पोजीशन दोनों हम जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही मेरा सही होगा। तो हर किसी को मालूम हो गया x1 किसे बोलेंगे, पहला x है, दूसरा y है, फिर x है y है, तो इसे बोलेंगे हम x1, इसे बोलेंगे x2। जोड़िए, 4 में 4 जोड़िए, तो इसमें बोला क्या है, 4 जोड़, 4 जोड़ हो गया -4। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया होगा कि जोड़ और घटाव तो घटाव होता है, 4 से 4, 4 से 4 ये तो जोड़ नहीं रहा, अब जोड़ घटाव मिल करके क्या हो गया है, घटाव हो गया है, तो ये तो हो गया 0। यानी 0/2 रिजल्ट क्या आएगा जी, 0 लाएगा। इसी प्रकार से y1 y2 जोड़िए, इसका इसको अगर जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं, -4 +4, यानी कहने का मतलब है y1 और y2 जोड़ रहे हैं, यहाँ देखिए -4 और +4 जब ये जोड़ेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कितना आएगा, तो आप भी जानते हैं 0 हो गया, और 2 से डिवाइड करना है। इस बात को याद रखिए, अगर ऊपर का अंक 0 हो, नीचे कोई भी अंक हो, तो वो उसका आंसर होता है 0, अर्थात इसको हम कहेंगे 0। अगर इसी चीज को उल्टा कह देता, ऊपर 2 रहता और नीचे 0 होता, तो अब हम 0 नहीं कहते, ना 1 कहते, ना 2 कहते, ना 3 कहते, इसका मतलब इसको अपरिभाषित बोला जाता है। इसका हम ना 1 कहेंगे, ना 2 कहेंगे, ना 3 कहेंगे। इस बात को याद रखिए, अगर बट्टा में 0 हो, बट्टा में 0 हो तो उसको अपरिभाषित ही सही होता है। ऊपर 0 हो, सबसे ऊपर 0 हो, नीचे कोई भी दुनिया का अंक हो, लाख हो, करोड़ हो, हजार हो, रिजल्ट 0 ही आएगा। अब बताइए, तो ऊपर 0 नीचे 2, तो रिजल्ट आया 0, तो यहाँ भी 0। अब देखिए 0,0 है क्या ऑप्शन में, 0,0, हाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0,0, तो ये मेरे लिए आंसर ठीक हो जाएगा। अगला देखते हैं, रेखाखंड इतना इतना का बिंदु
का नियामक पूछा है, किस तरह से होगा जी? मध्य बिंदु। पहला बात इसमें पता चलेगा कि मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु दिया है। जैसे हमने यहाँ पे एक सवाल अभी मध्य बिंदु का हमने निकाला था, हाँ यही मध्य बिंदु, ये जो मध्य बिंदु जिस तरह से हमने निकाले 0,0, वैसा ही यह भी वही फॉर्मूला है और उसी तरह से हमें बनाना है। जैसे यहाँ पे जो मध्य बिंदु दिया है, यहाँ मध्य बिंदु करके दिया है, अर्थात जैसे हम कह रहे हैं कि x1 प्लस x2 और 2 से भाग देना है, ये तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। उसी तरह से y1 प्लस y2 में 2 से भाग लगाना है, ठीक है ना, 2 से हमें भाग लगाना है। चलिए हम आपको 2 से भाग लगा के सिखा रहे हैं। ये मध्य बिंदु दे रखा है, मध्य बिंदु का मतलब है बीच वाला पोजीशन। इसका मतलब है ये जो मान दिया है ये आपस में 2 के बराबर है, 100% 2 के बराबर है। और ये जो 4 है, क्योंकि मध्य बिंदु बोला है, तो मध्य बिंदु लाभ बराबर लाभ, हानि बराबर हानि, घाटा बराबर घाटा, मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु, ये होता है क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। तो वैसे ही मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु। इसी प्रकार से यहाँ जो y का मान दिया ये वाला 4 दिया, ये भी मध्य बिंदु है। अब हमें रख देना है मान को। देखिए एक नियामक, ए नियामक दिया है 5, यानी किसका मान है? x का मान। तो x का मान बच्चों यहाँ 5 रखेंगे, जरा सोचिए यहाँ पे 5 रखेंगे, ये 2 इससे गुना कर देगा, तो 2 में 2 से, जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ओपन करूं, तो ओपन करूंगा तो ये जो 5 है x का मान है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको थोड़ा मिटा देते हैं और इसके जगह पर हम 5 लिखते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। 5 लिखा गया, क्या यह 2 इससे गुना कर लेगा? गुना करेगा, तो इसका मतलब है ये गुना कर लेगा तो कितना हो जाएगा? अब ये गुना कर लिया तो हो गया कितना? 4। अब ये हो गया 4। अब आपको मालूम होना चाहिए ये जो 5 है इधर जाएगा, तो जाएगा तो क्या लेके जाएगा भाई? गया अपना, यहाँ जाएगा तो माइनस लेके जाएगा। ये 5 इधर आया तो चिन्ह ले लेगा माइनस का, है ना जी। तो x2 का जो मान आया, x2 का जो मान आया -1 आएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं -1 है, x का मान कहीं है क्या? इसी से काम हम निकाल सकते हैं। इसमें x का मान नहीं दिया है, -1 आना चाहिए। इसमें एक नहीं, एक तो है लेकिन माइनस में नहीं है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा, ना यह होगा। यहाँ पर देख रहे हैं c का मान, x का मान -1 नहीं है, यह भी नहीं होगा। यहाँ पर ये वाला ठीक लग रहा है 100%। चलिए हमने x के ही मान से कर लिए, y भी करेंगे तो एक ही आएगा, करके देख लीजिए। y1 का मान कितना दे रखा है? 7, तो 7 यहाँ पे अगर रखेंगे, y1 का मान अगर 7 हम यहाँ पे रखें, तो 7 यहाँ रखा गया। यह 2 इससे गुना करेगा, तो 4 में 2 से गुना करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 8। चलिए ये तो हो गया 8, थोड़ा सा हम इसको कर लिए। अब कितना? 8, ये मालूम होना चाहिए। ये 7 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो y2 का जो मान आया, y2 का जो मान आया 8 में से 7 कम हो जाएगा, तो y2 का जो मान आया बच्चों हो गया 1। देखिए y का मान 1 आ गया, तो यहाँ पर इसका रिजल्ट 1,1 सही है। अगला देखते हैं, त्रिभुज का केंद्रक पूछा है। आपसे पूछ लेगा केंद्रक, तो कभी भी केंद्रक को याद रखिएगा। केंद्रक का फॉर्मूला होता है, केंद्रक का फॉर्मूला होता है तीनों बिंदुओं को जोड़ना है, अर्थात x1 का मान प्लस, कभी भी केंद्रक का फॉर्मूला पूछा जाए तो ये केंद्रक का फॉर्मूला ऐसा ही होता है, यानी तीनों बिंदुओं को जोड़ लीजिए। तो इसमें से जोड़ेंगे तो कौन कौन जुड़ाएगा? x1 4, 0 4 होगा, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 में 3 से भाग लगाइए, 3 से भाग लगाएंगे तो 3 होगा। क्या कहीं 3 मिल रहा है x का मान? ये ऑप्शन गया काम से, 3 नहीं मिला, ये भी ऑप्शन गया काम से। ऑप्शन भी काटना सीखिए, नहीं काटना सीख रहे हैं तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। 3 2 में फंसा, अब तो नहीं मर पाएंगे, 3 आ रहा है। y1 y2 y3 भी इसी प्रकार से जोड़ना है, 3 से भाग लेना है। तो अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 में 3 से भाग लगाइए,
तो 15 में 3 से भाग लगेगा तो 5 होगा, तो ये ऑप्शन ठीक रहा, y का मान 5। ऑप्शन डी वाला ठीक रहा। अगला देखते हैं, इसमें बोला है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं, अगर ये तरीका आप सीख गए तो बहुत बेहतर है। तरीका देखिए बहुत सुंदर है और बहुत आसान है। अगर आप इस तरीका को सीख जाते हैं तो आपके लिए जो भी प्रश्न होंगे बहुत आसान हो जाएगा करना। नहीं तो फॉर्मूला लगा के बनाने में बहुत समय लगता है। तो कम समय बचाना है, किस प्रकार से, बातों को कुछ अम्ल कीजिएगा। किसी भी बिंदु को हमें 0 0 कर देना है, जहां मन करे उसको आपको 0 0 करना है। जैसे आपको इस बिंदु को 0 0 करना है तो आप क्या करिएगा कि 0 होगा, हम ही बताएंगे लेकिन आपसे बता रहे हैं। इस बिंदु को मान करिए दोनों को 0 करना है, एक नहीं दोनों, यानी x का मान और y का मान भी 0 करना होता है। जिसको मन करे उसको 0 करना होता है। आइए हम 0 करते हैं। देखिए एक तो 0 है तो इसमें तो ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, ये तो बात फिक्स हो गया, ये 0 हो गया। इसमें क्या करेंगे कि 0 होगा मेरे भाई, तो आप कहिएगा कि सर 1 है तो 1 घटा लीजिए। इसमें 1 घटाएंगे तो 0 होगा, तो 1 में से 1 घटाना होगा। अर्थात पहले हमने पोजीशन को, पहले पोजीशन में y वाले में हमने 1 घटाया, तो दूसरा में भी y वाला में ही 1 घटाएंगे। अर्थात इसमें भी हम 1 घटाएंगे, फिर इसमें भी हम 1 घटाएंगे। ठीक है, मतलब समझ में आना चाहिए। इसको हम 1 घटा के 0 किए, तो जो भी y का मान होगा, जहां जहां y का मान होगा उसमें हम 1 घटाएंगे। अर्थात पहले के साथ जो करेंगे क्रिया, दूसरे के साथ भी वही करेंगे, तीसरे के साथ भी वही क्रिया करेंगे। तो मैंने इसमें भी 1 घटाया, इसमें भी 1 घटाया। x के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, इसमें इसके साथ भी नहीं छेड़छाड़ किए, ना इसके साथ छेड़छाड़ किए हैं। जिसके साथ क्रिया करना है उसी के साथ हम करेंगे। यानी 1 में से 1 गया बच्चों, अब हो गया 0। ठीक है ना। अब इसमें देख रहे हैं तो इसमें तो घटाया नहीं है, 0 का 0 लिखा है। 5 से 1 कम हो गया तो हो गया कितना, 4। यहाँ हो गया 3, और इसमें से 4 से 1 कम हो गया बच्चों, हो गया 3। अब क्या करना है, एक लास्ट उपाय और करना है। पास वाले में पास वाले से गुना करिए और दूर वाले में से दूर वाले से गुना करिए। फिर समझिए, जो करीब हो 0 का अब कोई क्रियाकलाप नहीं करना है हमें, हमें अब करना है गुना। तो कैसे गुना करना है, दूर वाला में दूर से गुना करिए, पास वाला में पास से गुना करिए और घटा लीजिए, और 2 से भाग लगाना है। ये भी बात समझिएगा, दूर में दूर से गुना करेंगे, पास में पास से गुना करेंगे। तो जो मन करे वो क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। दूर में दूर से गुना करिए, दूर में जब दूर से गुना करिए, 0 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 0। अभी समझ रहे हैं, घटाना है, मैंने बोला घटाना है। 4 में 3 से गुना करेंगे, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो होगा 12, और 2 से हमें डिवाइड कर लेना है, 2 आपको बटा में लिखना ही लिखना है। तो 0 में 12 घटेगा बच्चों, तो इसका मतलब इस 0 का कोई मतलब नहीं, ये 0 जुटेगा ना घटेगा, तो -12 पे आ गया। तो -12 हो गया, तो 2 से काट लीजिए, 2 में काटेंगे 6 बार में। अब यहाँ पे जो रिजल्ट मेरा आया -6 आया। इस बात को याद रखिए, कभी भी रिजल्ट को, क्षेत्रफल को, कभी भी क्षेत्रफल को माइनस में नहीं लिखा जाता है, अर्थात माइनस हटा दिया जाता है। तो 6 होगा, इसका मतलब है। ऑप्शन में कहीं 6 देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, इसलिए अब मेरा ऑप्शन 6 हो जाएगा। इसको बार बार रिपीट करिएगा सवालों को, जैसे जैसे कि हैं इस पर आधारित आप 2-3 सवाल अपने से आजमाइश कीजिएगा। पेपर में दिया होगा तो कि सर का नियम जो पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको भरोसा हो जाएगा, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आइए एक शानदार सवाल है, त्रिकोणमिति का ये सवाल है। इसके लिए एक तरीका आप याद रखिएगा, जोड़ने पर बच्चों 90 आ गया तो उसका वैल्यू 1 होगा। चलिए जोड़ते हैं, 10 में कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा बच्चों, 10 में कितना जोड़ेंगे, 80। 10 में 80 जोड़ेंगे तो 90 हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 1। फिर देखिए यहाँ पे बिंदु का मतलब गुना होता है, तो गुना हो गया। 23 में कितना जोड़ेंगे, 90 होगा, 67। 90 हो गया, 90 हो गया, उसका वैल्यू 1 करेंगे, तो यहाँ भी 1 हो गया। अब 1 में 1 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और इसका आंसर 1 हो गया। अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100 और 144 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा।
यानी भुजा का अनुपात पूछा है। कभी भी याद इस बात को रखिएगा, इस पल को अगर इस प्रकार से सवाल आपके आते हैं तो समझिए सोने में सुहागा है। अरे आपके लिए तो समझिए दाल भात पर आपको सलाद मिल रहा है तो कोई खराबी नहीं करेगा। ऐसे सवाल देखते देखते ही मार लीजिए। कभी भी बच्चों क्षेत्रफल होगा, कभी भी क्षेत्रफल होगा तो इसका मतलब है ये स्क्वायर है, इसका मतलब है ये स्क्वायर है। तो देख लीजिए किसका स्क्वायर है, 10 का। ये देख लीजिए किसका स्क्वायर है, 12 का। इसका मतलब ये जो मान आएगा ये यही होगा भुजा। 10 और 12 यही होगा भुजा। ऑप्शन में देखिए क्या 10 12 दे रखा है, पहले 10 उसके बाद 12, तो 10 12 दिया है यहाँ पे। आपको फंसाने के लिए देखिए 12 10 भी लिखा था, 12 10 भी लिखा था, इसीलिए मेरा जो ऑप्शन होगा यही वाला ठीक होगा। चलिए आप में से इसी पर आधारित मैं सवाल 100 के जगह पर, 100 के जगह पर अगर 64 और 81 रहता तो क्या आंसर होता। 64 और 81 रहता तो क्या होता। तो सोचिए ये किसका स्क्वायर है, 8 का। और ये वाला किसका स्क्वायर है, 9 का। तो आपका आंसर 8 और 9 होता। इस तरह से सवालों को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगला सवाल ये भी फिर सवाल ऐसा ही पूछा है। यहाँ देखिए ये भी सवाल वही है, भुजा दिया है, ये भुजा 4 और 9 दिया है, तो क्षेत्रफल पूछा है बच्चों, कितना होगा जी। यहाँ देखिए ई कहा था क्षेत्रफल, यहाँ देखिए ये दिया है क्षेत्रफल और आया क्या, भुजा। दोनों बात से समझ लीजिए, आया क्या, भुजा। क्षेत्रफल से भुजा में आना है तो हमने देखा क्षेत्रफल था, भुजा में आए तो देखिए कि किसका स्क्वायर था, तो 8 का। अगर सवाल यही रहता भुजा दिया है क्षेत्रफल लाइए, भुजा दिया है क्षेत्रफल लाइए, तो क्या करते हैं हम इसका स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब भुजा जब दे और क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल कहे, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। भुजा दे क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। वैसे ही इस सवाल को बताइए, ये भुजा दिया है, भुजा दिया है आपसे, क्षेत्रफल पूछा है बच्चों। इसका मतलब है भुजा दिया है क्षेत्रफल में जाना है, भुजा से क्षेत्रफल में जाना है, तो इसका मतलब इसको स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। 16 और अनुपात 81, ऑप्शन ये बी वाला सही है। देखिए फंसाने के लिए कुछ बच्चे दो दिमाग में करते, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर, हाँ होता तो है, होता तो है। अगर इसमें आप मारते तो आपका एक नंबर 100% खराब हो जाता, एक नंबर आपका खराब हो जाता। तो बातों को समझना है, भुजा से क्षेत्रफल में जाना है, भुजा से क्षेत्रफल में जाना है, तो भुजा याद रखिएगा छोटा होता है, क्षेत्रफल बड़ा होता है। तो बड़ा चीज में कैसे होगा जी, बड़ा काम करना होगा। जैसे यहाँ पे ये 4 है और यहाँ पे 9 है, ठीक है ना। ये भुजा है, भुजा याद रखे, भुजा क्या होता है, छोटा होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, बड़ा होता है। तब 12 करने के लिए स्क्वायर करेंगे तभी ना 12 होगा, तो स्क्वायर अपना याद रखिए कर लेना है। तब इस तरह से सवाल बना सकते हैं। यहाँ एक सवाल बहुत सुंदर सा दिया है, यहाँ भी बोला है ये समरूप त्रिभुज है, बीसी का मान दिया है 3 और ईएफ का मान दिया है 4। समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल होता है स्क्वायर। हमने अभी बताया, यहाँ पे देखिए सवाल लिखा था समरूप त्रिभुज, यहाँ देखिए समरूप त्रिभुज है। इसी समरूप को इस तरह से लिखा जाता है, गणितीय भाषा में समरूप को ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो समरूप त्रिभुज का ये होता है, हमने बोला भुजा, भुजा से क्षेत्रफल में जाएंगे तो स्क्वायर करेंगे। आइए हम इस सवालों को आपको खेल खिलाते हैं। यहाँ भी सवाल दिया है, देखिए ये भुजा दिया है, ये भी भुजा दिया है, क्षेत्रफल में हमें जाना है बच्चों, क्षेत्रफल में जाना है और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल लाना है। चलिए हमें बोला है एबीसी, एक फिगर हम एबीसी का बना देते हैं, एबीसी का बना दिए, और एक फिगर हमने डीईएफ का बना दिया, डीईएफ का बना दिए, डीईएफ का बना दिए। बीसी दिया है 3, बीसी इसमें दे रखा है 3, चलिए ऊपर लिखा गया कोई बात नहीं। ईएफ दिया है 4, ईएफ दिया है 4, चलिए 4 लिख दिया। इसमें बोला है एबीसी का एरिया जो है बच्चों, एरिया जो है एबीसी का 54 दिया है, एबीसी का जो एरिया दिया है 54 दिया है, एबीसी का एरिया दिया है 54, 54 दिया है, 54 से
तो अब बताओ इसका क्षेत्रफल करेंगे मेरे भाई, इसका क्षेत्रफल करेंगे तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इसका मतलब है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, रियल देखा जाए तो ये 9 है, रियल में देखा जाए तो ये 9 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, 16 होगा। कोई दिक्कत, यहां दिक्कत नहीं है तो अब कहीं भी दिक्कत ना होगा। 9 इसका बोला है और इसका बोला है 16। ये 9 इसका कितना गुना है, 9 में कितना गुना से किया है कि 54 आया जी, 6 से गुना किया है, 6 से। आप भी यही काम यहां भी कंसेप्ट लगाइए, आप भी 6 से गुना करिए, 16 में 6 से गुना करिए, जो आएगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो 16 में 6 से गुना करेंगे तो 96 आएगा। ऑप्शन में 96 देखिए होगा, यहाँ डी ऑप्शन ठीक है 96। इस प्रकार से इन सवालों को हम आसानी से कर देंगे। नहीं समझ में आए एक बार जरूर फिर दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ बोला है ए 90 डिग्री है, ऐसे ऐसे सवालों को, ऐसे ऐसे सवालों को पाइथागोरस त्रिक का उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं। कैसे कैसे, दो तीन बातों को याद रखिएगा। अगर भुजा दिया जाए बच्चों, भुजा दिया जाए 5 4 3, चलिए 5 4 3 छोड़िए, दिया जाए 12 5 13, इसी तरह से दिया जाए 8 6 10, 3 4 याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। 17 15 8, ये 2 3 4 याद रखिएगा। दो भुजा कोई दे, दो भुजा कोई दे, जैसे मान लीजिए जाए तीसरा सवाल पूछा, दो भुजा 5 दिया है और 12 दिया है, तो तीसरा भुजा क्या होगा, तो 5 12 क्या होता है बच्चों, 5 12 13 होता है, इसका मतलब तीसरा भुजा 100% 13 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 13 दिया है 12 दिया है, इसका मतलब कुछ भी पूछेगा 5 ही होगा आंसर, इसका मतलब 5 ही होगा। बनाइएगा तो भी आएगा इतना ही आंसर, दूसरा कुछ आने वाला नहीं है। अगर बच्चों देता यहाँ पर इसका देता, अगर इसका वैल्यू हम बोले आपसे, ये ये 12, ये जो 13 है, 13 की जगह पर मान लीजिए 5 देता, 13 की जगह पर 5 देता और यहाँ पे 3 देता बच्चों, और दूसरा पूछता तब 5 3, 5 3 किस में आता है, देखिए 5 3 किस में आता है, 5 3 दे दिया है, तो इसका मतलब दूसरा का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा 100%, तो 4 हो जाता, 4 मारते हैं। इस प्रकार से सवालों को बना सकते हैं। बनाने के लिए बनाना चाहते हैं तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए त्रिभुज हम बना लेते हैं, त्रिभुज बना लिए, बोला है 90 डिग्री होगा, तो जहां 90 डिग्री होगा इसका मतलब वहां की भुजाएं सीधी होगी खड़ी, तो ये सीधा खड़ा है तो यहाँ 90 डिग्री हो गया ए का मान। ए जब यह हो गया तो बी किसी को मान लीजिए, सी किसी को मान लीजिए। अब जो मान दिया है बीसी, बीसी का मान दिया 13, बी से लेके सी तक दिया है 13, यानी ये 13 हो गया। ए भी दिया है 12, ए भी दिया है 12, ए भी दिया है 12 और एसी का मान पूछा है, एसी का मान पूछा है, तो इसे लंब बोलते हैं, आप भी पढ़े होंगे। लंब बराबर क्या होता है, लंब बराबर होता है क्या है, लंब बराबर आप भी जानते हैं, रूट अंडर होता है एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अगर देखा जाए एच का मान, यहाँ पर एच का मान कितना हो गया 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस बी 12 दिया है, 12 का स्क्वायर होगा 144। अब 144 में से 169 में से 144 कम करेंगे तो आएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम सवालों को कम समय में बताना सकते। यहाँ भी दिया है, इसका हम फिगर समझते हैं, इसका हम फिगर समझते हैं कि किस तरह से किया है, कैसे दिया है। एक बात फिक्स करिए, इसमें हम एक छोटा सा क्लू बताते हैं, अगर वो क्लू आपको समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो बेहतर है, नहीं लगेगा तो आप अपने मर्जी के अनुसार चल सकते हैं। चलिए जो जो दिया वही करते हैं मेरे भाई। डी कहा है क्यू को, इसमें देखिए डी, डी कहा है क्यू के बराबर है, कोई बात नहीं, डी कहा है क्यू के बराबर है, इस चीज को हम लिख देते हैं डी ई एफ, और बोला है पी क्यू आर, और हमसे बताया है डी जो है क्यू के बराबर है, कोई बात नहीं, डी जो है क्यू के बराबर है। आर जो बोला है ई के बराबर है, आर जो बोला है, आर जो बोला है ई के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जब इतना बात बराबर हो गया, डी क्यू के बराबर हो गया, ई आर के बराबर हो, तो बचा हुआ बराबर होगा, यानी एफ जो है किसके बराबर होगा, एफ जो है
P के बराबर होगा, F जो है P के बराबर। अब ऑप्शन पढ़िए, F और P जहां दिया होगा वही आंसर हो जाएगा। FP यहां फंस गया आंसर। FP नहीं है, काम खत्म। FP नहीं है, ये भी गया काम से। FP नहीं है, ये भी गया। ऑप्शन ए ही मेरा सही होगा। इस तरह से सवालों को जल्दी ही बना सकते हैं। अगर दूसरा विधि से बनाएंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा। परीक्षा में किस तरह से समय बचाया जाता है, इस चीज का आप कदर खुद जानिए। अगला सवाल देखते हैं। ये भी सवाल बहुत सुंदर सा है। यहां भी मान पूछा है। जैसे दिया है त्रिभुज बोला है, त्रिभुज बोला है। अगर आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीके हम बता देते हैं, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगेगा तो आप अपने माध्यम से और भी सोर्स के माध्यम से आप जा सकते हैं। तरीका क्या है इसको भी समझ लीजिए। तरीका जो है इतना हमें खींचतानी नहीं करना पड़े, तो उस तरीका के हम फॉलो करेंगे। ये भी शायद आपको अच्छा लगे। चलिए वैसे ही चलेंगे। यहाँ जो बच्चों बोला है ए का मान बी का मान दिया है, ए और बी का मान दिया है। चलिए ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, कोई बात नहीं, ए और बी का मान दे दिया है। एक दिमाग यह आइडिया लगाइएगा कि ए जो होगा डी के बराबर होगा, बी जो होगा एफ के सॉरी बी जो होगा ई के बराबर होगा। इस चीज को हम एक बार लिखना चाहते हैं, यानी ए बी सी और दिया है डी ई एफ दिया है। जब ऐसा सवाल हो, जब बट्टा में आपको दिखा रहा है ए बी डी, इस तरह से सवाल कुछ कहे, तो इसका मतलब ए जो है बच्चों बी के बराबर डी के बराबर होगा। ए जो है, ए जो है पहला पहला के बराबर, ठीक है, दूसरा दूसरा के बराबर, तीसरा तीसरा के बराबर होगा। और त्रिभुज में आप भी जानते हैं, त्रिभुज में आप भी जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ए का मान दिया है, ए का मान दिया है 40। चलिए ए का मान दिया है बच्चों 40 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख दिए 40 डिग्री। बी का मान दिया 80, तो बी का मान लिखा गया 80 डिग्री, कोई बात नहीं, बी का मान 80 डिग्री। अब बोला है एफ का मान पूछ रहा है। अच्छा बताइए, आपसे एफ पूछे चाहे सी पूछे, एफ पूछे चाहे सी पूछे, सी और एफ बोले हैं दोनों बराबर होगा। तो त्रिभुज में आप भी जानते हैं, त्रिभुज में आप भी जानते हैं तीनों कोण का मान वो 180 डिग्री होता है बच्चों, 180 डिग्री। एक परिवार में 3 सदस्य हैं, एक फैमिली में 3 सदस्य हैं, 180 रुपया में हमें डिवाइड करना था। एक भाई बोला कि हम 40 रुपया ले लेंगे इसमें से, एक भाई 40 रुपया लेके निकल गया। एक भाई बोला कि 80 रुपया निकल के लेके निकल गया, तो बचेगा वही ना लेगा। तो 40 और 80 चला गया, 120 तो चला गया ऐसे ही, तो बचेगा कितना 60। इसका मतलब 60 इसका आंसर होगा, तो ये हो गया आंसर 60। इस तरह से हम सवालों को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बोला है दो प्रतिच्छेदी वृत्तों का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो। अब प्रतिच्छेदी क्या होता है, याद रखिए दो वृत्तों पर 3 प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से सवाल पूछेंगे आपसे, ये बात समझिएगा। चलिए हम रेखा के बारे में एक बार थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कैसे होगा। ये दो वृत्त हैं, ठीक ना। एक सवाल ये पूछा जाता है, जब एक वृत्त दूसरे वृत्त, दो वृत्त हो और एक दूसरे के अलग हो, तो कितने स्पर्श रेखा खींचे जा। स्पर्श का मतलब छू कर गुजर जाए। दो वृत्त अलग हो, सटा नहीं है, सटा होता तो अलग मामला होता। दो वृत्त अलग अलग हो, तो जब दो वृत्त अलग हो, एक पोजीशन ये बनेगा, दूसरा पोजीशन एक बार यहाँ पे पूरा सटा के बनेगा। पहला पोजीशन मैंने बताया यहाँ अलग करके दिखाया, देखिए पहला पोजीशन अलग हो गया, पहला पोजीशन में हम अलग किया, तो पहला पोजीशन यह बन रहा है। दूसरा पोजीशन बच्चों एक बार सटा देगा, ठीक है ना, एक बार सटा देगा, तो कहेगा स्पर्श रेखा कितना। एक बार कहेगा कि और अंदर चला जाएगा, एक दूसरे को काटेगा। तो जब काटेगा तो इसी चीज को बोलता है प्रतिच्छेदी वृत्त, यानी दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी ये जो पोजीशन है, यह जो पोजीशन बता रहा है प्रतिच्छेदी वाला बता रहा है। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तो कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जाएंगे, इसको देखिए। जब दो वृत्त एक दूसरे के स्पर्श करेगा तो छू करके गुजरेगा कितने रेखा, यहाँ देखिए इस तरह से छू के एक रेखा गुजर जाएगा, ऐसे एगो छू करके एक रेखा गुजर जाएगा। बीच में से आएगा नहीं, बीच में से कोई रेखा आएगा तो इसको फाड़ना पड़ेगा इस वृत्त को। इसलिए दो ही कंडीशन है वृत्त को छूने के लिए, तो दो कंडीशन हुआ, ठीक है ना। तो इसमें आंसर हो जाएगा 2। अगर यही कहता दो वृत्त अलग अलग हो,
दोनों वृत्त जब अलग अलग होते कितने स्पर्श रेखा, जब दो वृत्त बच्चों अलग अलग होगा तो स्पर्श रेखा काउंट कीजिएगा कितना हम खींचेंगे। और ये भी बात याद रखिए, हो सकता है इस पेपर में आपको पूछ ले। तो देखिए एक तो स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा हम इस तरह से खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, इसको छू के गुजर जाएगा इस तरह से। तो देखिए चार चार स्पर्श रेखा हो गए। जब दो वृत्त अलग अलग होगा तो इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या हो जाएगी चार, लेकिन एक दूसरे के प्रतिच्छेद करे तो उसमें खींचेगा दो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला है जो बाह्य बिंदु P से PA और PB एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, यहां पर बाहरी बिंदु P है और इसको स्पर्श करके यहां से धीरे धीरे गुजर जा रहा है, स्पर्श करके टच करके गुजर गया। कभी भी याद रखिएगा जब बाहरी बिंदु से, कभी भी ये 100% याद रखिएगा, और स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी ना, ये जो लंबाई दे रखा है हमेशा ही आपस में बराबर होता है। ये ए बोला है, यह बी बोला है। अगर हमसे पूछ देगा पी ए का मान दिया है, पी ए का मान मान लीजिए 5 दिया है, तो पीबी का मान पूछ देगा तो 5 ही बताएंगे। पी ए का मान अगर कह रहा है कि 15 है सर, तो पीबी का मान कितना होगा, 15 ही होगा। आइए हम देखते क्या दिया है। पीए तथा पीबी खींची गई है, तो पीए का मान दिया है 8 बच्चों, पीए का मान 15 नहीं देके 8 दिया है। पूछा है पीबी का मान, बोलिए पीबी का मान क्या होगा, पीबी का मान 8 ही होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये भी सवाल पूछा है, अगर ऐसे सवाल देगा तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। एक स्पर्श रेखा मैंने यही खींच लिया, पी बोला है, ए बोला है और बी बोला है। पूछा है कौन ए पी बी, ए पी डी, यहाँ बोला है बच्चों 80 डिग्री है, यहाँ पे 80 डिग्री बोला है, 80 डिग्री है, ठीक है ना। तो यह भी याद रखिएगा कि हमसे पूछा है पीओए, पी पी ओ ए, यहाँ नहीं कि मतलब है यहाँ से यहाँ तक पूछ लिया भाई, पीओए। चलिए हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि ये बात को फिर अपना गठरी बांध लीजिएगा मन में, आंसर कैसे करेंगे। याद रखिएगा अगर इस प्रकार से फिगर बना हमारा, ऐसे पूछ दिया है कि इसका मान क्या होगा, पी ओ ए का मान पूछा है, तो यहां पर याद रखिएगा अगर यहाँ का मान केवल ए ओ बी का पूछता तो ये दोनों जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, ये दोनों जोड़ने पर, ये वाला और ये वाला। तो जरा सोचिए, मैं मान लिया कि ये नहीं पूछा है, लाइन नहीं है, हमारा यहाँ का मान चाहिए, तो दोनों को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, दोनों को जोड़ने पर, सामने सामने को जोड़ने पर 180 डिग्री आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आते हैं, ठीक है। तो जरा सोचिए जब यह 180 ले लिया है तो ये लेगा कितना, यहाँ 180 जब ले लिया है, ये वाला 80 ले ही लिया है, दोनों भाई को मिलाने पर ये वाला भाई का मान बोला है कि 80 रुपए ले लिए हैं सर, और ये वाला नहीं जानता है, तो इसको मिलेगा कितना, 100 रुपया, 100 रुपये मिलेगा। और बीच में से कोई कहा है कि भाई हमारे पास यहाँ से एक नाला फाड़ रहे हैं, तो बीच से एक नाला फड़ेगा तो ये कितना कितना लेगा जी, 50 50। तो इसका मतलब है 50 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 50 डिग्री होगा। अगला सवाल बोला है वृत्त के किसी बिंदु पर फिर खींची गई स्पर्श रेखा की त्रिज्या क्या होता है जी। कभी भी याद रखिएगा स्पर्श रेखा खींचेगा ना, तो स्पर्श रेखा से यहाँ से खींचेगा तो ये 100% 90 डिग्री का कोण बनाता है। जितने भी फिगर हमने बनाया है यहाँ पे वृत्त रहेगा, यहाँ पे त्रिज्या होगा तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो इसका आंसर 90 डिग्री होगा। त्रिज्या तो कौन सा डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का इसका कोण बनेगा। अगला सवाल बोला है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 हमने लिखा, बटा यहाँ पे 360 कर लिए, अगुने पाई का मान दिया है 22/7 और आर का मान दिया है 42, तो 42 गुने 42। अब इसी का क्रस अब जैसे मन करे काट लीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट लिए, 3 में 12 से कट गया, ये 4 से काट लीजिए, चाहे कुछ भी से काटिए काटिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 काटिए,
12 में तो 42 आता नहीं है, यानी कि यह 11 बार में काट लीजिए और यह 21 बार में काट लीजिए, 42 हो गया। अब तो कट ही जाएगा, 3 में कितना से, 3 में 7 से, और ये 7 से 7 कट गया। 11 में 42 से गुना करेंगे तो 42 और 4 46, 42 और 4 46 हो गया, यानी कि 462 आ जाएगा। तो 462 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए परिधियों का अनुपात दिया है। जब परिधि का अनुपात देगा और त्रिज्या पूछ लेगा, त्रिज्या, तो वही आंसर होता है 5:7 ही। यानी परिधि देने के बाद आपसे कहे, परिधि दे, याद रखिएगा यहाँ पे परिधि दे और त्रिज्या पूछे, त्रिज्या पूछे, ठीक है ना, परिधि दे और त्रिज्या आपसे पूछ ले तो सेम सेम आंसर होगा, ज्यों का त्यों आंसर लिखिएगा, ज्यों का त्यों। परिधि दे, परिधि दे, कुछ भी परिधि दे, कुछ भी दे, और क्षेत्रफल पूछ ले, क्षेत्रफल, परिधि दे और क्षेत्रफल पूछे तो याद रखिएगा परिधि का स्क्वायर होगा, परिधि का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। चाहे त्रिज्या होगा तो त्रिज्या का स्क्वायर होगा, त्रिज्या का स्क्वायर होगा। परिधि दिया है, परिधि दिया है बच्चों, परिधि दिया है और त्रिज्या का पूछा है तो सेम सेम वही होगा, यानी 5:7 दिया है तो 5:7 ही होगा। अगला देखते हैं, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में 7 कॉमन लेंगे तो 7 ही आंसर हो जाएगा, ये वाला 7 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला है बी, जो बी बोला है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें कंसेप्ट कुछ बड़ा कुछ नहीं खेला है। यहाँ पर एक्स का जो मान है, एक्स का जो मान है ए बराबर ए कॉस थीटा बोला, ए कॉस थीटा, तो सवाल में बोला हुआ है जैसा वैसा कर लीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ पर एक्स बोला है एक्स स्क्वायर, तो आप इसको बी स्क्वायर, चलिए एक्स का मान दिया है ए, तो एक्स जहां मिलेगा वही लिखना है, यानी बी स्क्वायर, तो कर सकते हैं ए स्क्वायर, एक्स यहाँ बोला है तो एक कैसे लिख दें, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का मान बोला है ए कॉस थीटा, यानी बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, एक्स का मान यहाँ दिया हुआ है ए कॉस थीटा, तो हम लिख देते हैं ए कॉस थीटा और इसका स्क्वायर कर लीजिए प्लस, और फिर बोला है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, वाई का मान दिया है बी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा, ठीक ना। यानी बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ दे दिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, जब कॉमन लेंगे ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एक होता है, ठीक ना, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो होगा ऑप्शन में वही होगा। आज की क्लास को हम यहीं तक समाप्त करते हैं, आप लोगों को कैसा लगा होगा इस बात को जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।